नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट नेक्स्ट वीक में, जिसमें हम चार्ट के जरिए समझते हैं कि मार्केट अगले हफ्ते क्या रुख ले सकता है। पिछला हफ्ता बहुत बुरा गया, काफी बड़ी सेलिंग हमने देखी। तमाम सारी खबरें चल रही थी कि टैरिफ और बढ़ सकता है, हमारा जीडीपी का नंबर आया वो भी कमजोर नंबर है। इन खबरों के बीच में आखिरी के 2 दिनों में यानी थर्सडे और फ्राइडे को जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली और मार्केट के सारे अहम लेवल टूटते हुए दिखे हैं। 26,000 के नीचे, काफी नीचे मार्केट आया, नहीं निफ्टी आ गया है। तो अब अगले हफ्ते की रफ्तार क्या होगी, किन लेवल्स पे नजर रखनी चाहिए और क्या ये सेलिंग कंटिन्यू रहेगी, इन सब पे बातचीत करेंगे सरवेंद के साथ। सरवेंद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सरवेंद जी, पिछला हफ्ता तो बहुत बुरा गया भाई, बहुत ही बुरा गया। मतलब किसी ने शायद उम्मीद नहीं की थी कि एफआईआई छुट्टी से लौटते ही धुआंधार बिकवाली शुरू कर देंगे। अब एक एक दिन में 2-2 3-3 हजार करोड़ की बिकवाली कर रहे हैं वो। तो क्या लग रहा है अब मार्केट में? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। दर्शकों को भी बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, थॉट तो यही है कि जो हम अब एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग कुछ खास हो नहीं रहा है, और आज थोड़ा गले के लिए भी माफी चाहूंगा। जो ब्रेकआउट्स हुए हैं चल बिल्कुल नहीं पाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो हम सिंपल रखना चाहते हैं अपने एनालिसिस को, और ताकि दर्शकों को मोटा मोटा बात समझ में आ सके कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो थॉट यही था कि आप ओवरऑल मार्केट्स में देखिए, ब्रेकआउट हुए, सस्टेन नहीं हो पाए। जैसे कुछ सेक्टोरल इंडाइसेस में निफ्टी तो डबल टॉप जैसा ही बना के बिल्कुल जा ही नहीं पाया, 26,300 के बाहर। रेंजेस के ब्रेकआउट हुए, उनके टारगेट नहीं आए। आपने पहले 6 महीना रेंज में बिताया, फिर 3 महीना ब्रेकआउट में बिताया, और उन तीनों महीनों में भी टारगेट नहीं आया। तो 9 महीने का अगर समीकरण लिया जाए तो ऐसा लग रहा है कि आप 26,000 से ज्यादा गए नहीं कहीं। 26,000 से आप 300 पॉइंट कहीं ऊपर गए और एक 300-400 पॉइंट नीचे रहे। ब्रॉडली आप ये 25,700 2600 की रेंज ही में रह गए। तो इस तरह का जब साइडवेज 8-9 महीने का मूवमेंट, और पहली बात तो इस तरह की टाइट रेंज, इतनी लंबी रेंज, आई थिंक मुझे तो नहीं याद है कि मैंने इसके पहले कब देखी है। इसके पहले एक 12-18 हफ्ते की रेंज बनी थी, आई थिंक टुवर्ड्स 2021 कोविड के बाद। बट उसके बाद से ये वीकली की सबसे नैरो रेंज रही है मेरे हिसाब से। और ऐसे केसेस में आप अगर बाजार साइडवेज हो गया, नैरो हो गया और चल नहीं पा रहा है, तो उसका एक ही एक तरीका है जो मैं बार-बार बोलता हूँ। डिलीवरी बेस्ड सेलिंग के बिना मार्केट को आप, अगर बाजार में पैसा आ रहा है, जिस तरह से पैसा आ रहा है, जब भारत का जो पैसा आ रहा है वो काफी आ रहा है, बट उससे मैचिंग सप्लाई आ जा रही है, इसीलिए आप कहीं नहीं जा पा रहे हैं। तो बेसिकली पैसे को स्टॉक्स मैच कर देना, जितना पैसा आ रहा है उतनी सेलिंग एफआईआईज या प्रमोटर्स मिलके कर रहे हैं, या उतना माल बिक रहा है बाजार में। तो आई थिंक ये अपने आप में क्लियर कट दर्शाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इस पूरे सेटअप में ये रेंज के ब्रेकआउट किस तरफ होंगे, ऊपर या नीचे? ऊपर का तो हुआ नहीं। अगर ये नीचे का ब्रेकडाउन हो जाता है तो आई थिंक तकलीफें बाजार के लिए बढ़ सकती हैं, और फिर आई थिंक शॉर्ट टर्म प्लेयर्स और बाकी लोग भी, आई थिंक जो 1 आध साल से जिनको रिटर्न नहीं बन रहे हैं, वो भी उसके बाद पैनिक वर्ड ज्यादा हो जाएगा, बट या वो भी चिंता करने लगेंगे और शायद उसकी सेलिंग भी आने लगे। और मैं हमेशा बोलता हूँ पॉडकास्ट पे भी, या जहाँ भी कहीं कभी लेक्चर्स देता हूँ, कि देखिए, अ टायर्ड बुल इज अ 2x बेयर। तो अगर बुल जब थक जाता है ना, तो वो गिव अप जब कर देता है, उसकी शक्ति जब खत्म हो जाती है, तो खाली वो बैठ जाता है। भागते भागते जब थक जाता है तो बैठ जाता है। तो आई थिंक टायर्ड बुल, अगर 2 ढाई साल से पैसे अब देख रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, 24 के बाद से, 24 के हाई के बाद अगर आप पोर्टफोलियोज को देखिए, एक वेल डाइवर्सिफाइड 50 स्टॉक या 40 स्टॉक का अगर किसी के पास पोर्टफोलियो है, जिसमें 6-7 सेक्टर्स या उससे ज्यादा का एलोकेशन है, तो आई थिंक उस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो ने नया हाई नहीं मारा हो, ये ऐसी ऐसी संभावनाएं ज्यादा है। बहुत सारे पोर्टफोलियोज अब ऐसे हैं वेल डाइवर्सिफाइड, हम्म। जिन्होंने ये निफ्टी के साथ नया हाई नहीं मारा, या बैंक निफ्टी के साथ नया हाई नहीं मारा। तो ये अपने आप में एक चिंता का कारण बना रहेगा, और हर ऐसे मूव के बाद जब बुल्स टायर्ड हो जी, जाते हैं, तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आ सकती। देखिए, पहली बात तो ये है निफ्टी का चार्ट जो 25,683 पे है। और जी। पिछले वीक जब हम सरवेन के साथ डिस्कस कर रहे थे, तो मुझे लगता है कि सरवेन रेयरेस्ट रहे होंगे जिन्होंने कॉन्ट्रा कॉल ली और ये कहा कि मुझे जनवरी का महीना कभी मार्केट में पसंद नहीं आता और तगड़ी जी। गिरावट हो सकती है। तब कोई ये सोच नहीं रहा था, क्योंकि काफी स्टेबल मार्केट दिख रहा था। साल का आखिरी हफ्ता उसने काफी अच्छा बिताया था, शुरुआत में आके 1-2 दिन उसने बढ़िया रिकवरी भी दिखाई थी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई और एनालिस्ट ने इतनी बोल्ड कॉल दी होगी कि इस तरह के बाजार में, कि मुझे नहीं अच्छा लगा। तो ये सरवेन जी के पावर ऑफ डेटा है चार्ट का। और एक्चुअली जो लास्ट वीक हुआ,
उसके लिए सरवेन जी आपका आपकी बधाई बनती है भाई। मतलब ठीक है, लोगों को नुकसान हुआ होगा पैसे का, जी। लेकिन कॉल सही थी। देखो, ये तारीफ करनी चाहिए कि जब सब लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं अब तो स्टेबल है, लौट के आएंगे, फाइल खरीदेंगे, लौट के आते ही उन्होंने जो धुआंधार बिकवाली की है, और आप कह रहे हो पोर्टफोलियो लेवल पे लोग ब्लीड कर रहे हैं। जिसको भी बिल फोन करो, किसी के पोर्टफोलियो में खुशी नहीं है। इवन मैं फंड मैनेजर से बात करता हूँ, सबके चेहरे लटके हुए हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट ने कमर तोड़ दी है। ये हार्ड वर्ड लग रखता है लोगों को, लेकिन सच यही है। आपके सामने निफ्टी 50 दिख रहा है। बताइए सरवेन जी। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद, आभार आपका कि और लोगों का प्यार जो लोग फ़ॉलो करते हैं कहीं उनके लिए हम लगे रहते हैं। बहुत बेसिक और ब्रीफ रिसर्च करके यहाँ देते हैं, डिटेल तो यहाँ पे दे नहीं सकते उतना। तो इसके लिए कोशिश ये करते हैं कि बात समझ में आ जाए और ये सारा कुछ देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस अब आजकल व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और फेसबुक के ज़माने में हर आदमी गुरु बने घूम रहा है, बट हर आदमी को अपना मेंटर गुरु या जिसको वो फॉलो करता है या जो उसके एडवाइजर्स हैं उनको बहुत सोच समझ के चुन के ढूंढना चाहिए और उसके लिए एक सीवी जब भी आप किसी जॉब के लिए भी जाएंगे तो आपका सीवी देखा जाता है भाई आपने लाइफ में किया क्या है और सबसे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि क्या क्या आपने सीनियर पोजीशंस ली हैं और कितना समय आपने बाजार में दिया है स्पेशली बाजार के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो अगर आप सीनियर लेवल पे जाएंगे तो 10 12 15 साल का एक्सपीरियंस सीनियर लेवल पे बिल्कुल मेरे हिसाब से मैंडेटरी रहता है सीवी में तो जिनको 1 2 4 साल का एक्सपीरियंस है या जो लोग कोविड के बाद से आए हैं, उनको मालूम नहीं है कि लॉन्ग रन मार्केट्स या लॉन्ग रन डेटा या एलोकेशन मॉडल्स कैसे काम करते हैं। तो देखिए अभी एक इसी का एक क्लासिक एग्जांपल है, लोग आई थिंक वो ढूँढ सकते हैं आर्टिकल। खाली सिल्वर जो कि चला है इस साल इतना सारा, उसके वजह से उसका पोर्टफोलियो एलोकेशन चेंज हो गया है। अगर किसी ने गए साल में सिल्वर का 10% एलोकेशन किया था अपने पोर्टफोलियो में और अज्यूमिंग करते हैं कि वो पोर्टफोलियो ज़्यादा नहीं चला, क्योंकि बाकी सारे मेटल्स के अलावा कुछ ज़्यादा चला नहीं गोल्ड सिल्वर के अलावा। अगर उसका इक्विटी का पोर्टफोलियो बहुत नहीं चला और उसने मेटल्स का एक 30% का वेट लिया था, तो वो 30% का 20% का गोल्ड सिल्वर का वेट अब उसके पोर्टफोलियो में 50% हो गया है, क्योंकि इक्विटी तो उतना चला नहीं। तो हम्म। अगर उसका एलोकेशन मॉडल अब इस साल में सारे एफआईआईज़ या बड़े फंड्स जो हैं, साल के स्टार्ट में अपना एलोकेशन देखते हैं और एलोकेशन रीअसाइन होता है। तो अगर उनको लग रहा है कि अब गोल्ड सिल्वर क्योंकि भाव बढ़ गया है, तो उसका एलोकेशन बढ़ चुका है ऑटोमैटिकली, उसको अब रिड्यूस किया जाएगा। तो सिल्वर में कहीं मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल कि $6.8 बिलियन की सेलिंग फ्यूचर्स में कॉमेक्स में आनी पड़ेगी उस उसको रीबैलेंस करने के लिए, मतलब पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए, सिल्वर के वेट को वापस कम करने के लिए। तो ये खाली एक सांकेतिक उदाहरण है। हम यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए ही जो भी समझाते हैं, तो कोई कॉल नहीं है यहाँ पे। कुछ भी जब हम इस पॉडकास्ट पे पीछे जो हमने बात की और आगे भी जो हम बात करेंगे, जो आज भी कर रहे हैं, ये क्लियर डिस्क्लेमर है कि हम जो कर रहे हैं वो लोगों को थोड़ा-सा अवगत कराने के लिए कर रहे हैं और ब्रॉडर इंडाइसेस या ब्रॉडर चीज़ों पे बात करते हैं, कभी भी स्पेसिफिक कोई एक आध स्टॉक पे बात इसीलिए नहीं करते हैं, कंप्लायंस इश्यूज़ की वजह से। तो थॉट यही है कि एलोकेशन मॉडल्स चेंज होंगे इस साल के, उनमें हम्म। देखा जाएगा। अब सब लोग लौट के आए हैं, अपनी किताब एक्सेल शीट लेके बैठेंगे। जिन्होंने लास्ट ईयर बुक कर दिया हेज फंड्स, जिनको साल का बोनस चाहिए होता है, उनका ठीक है। बट जो लॉन्ग ओनली कंटीन्यूअस फंड्स होते हैं, जो जो स्क्वायर अप करके आपको पैसा नहीं वापस कर रहे हैं, वो हम्म। अब आके बैठ के अपना लोकेशन देख रहे होंगे, तो वो सब बाय डिफॉल्ट सेलिंग आने वाली है। फिर इंडिया चाइना में भी वही देखा जाएगा, इंडिया ईएम्स में भी वही देखा जाएगा, किसका वेट बढ़ गया है, पोर्टफोलियो कहाँ पहुंचा हुआ है, इस साल में करंट एलोकेशन क्या देना है, उसके हिसाब से हर चीज को कम ज्यादा किया जाएगा। तो इसीलिए जनवरी का महीना इंपॉर्टेंट रहता है हर साल। बट इंडिया के लिए तो आपको मालूम ही है, मैंने वो शेयर भी किया हुआ है, हमेशा बोलता रहा हूँ कि अपने लिए भाई इवन ईयर का जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन ईयर अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इवन ईयर्स में यूजुअली बाजार में 25-30% के अमूमन करेक्शन आए हैं। आप हिस्ट्री उठा के देखेंगे सेंसेक्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा डेटा उसी में है, तो आपको दिखेगा। ऐसा नहीं है कि ये डेटा खाली मेरे पास है। कोई भी उठा के सेंसेक्स का डेटा देख सकता है, उसको दिखेगा कि हर 2 ढाई साल में एक बार बाजार 25-30% करेक्शन देता है। तो करेक्ट। ना तो उसने 22 में दिया, ना तो 24 में दिया। वंस हम्म। टाइम वाइज़ थोड़ा बहुत करेक्शन आया, लेकिन कोई भी एक डिसेंट करेक्शन 22 और 24 में नहीं आया है, मिस हो चुका है। तो 26 की टाइमलाइन और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हेल्दी करेक्शंस, मार्केट की हेल्थ के लिए जो हेल्दी करेक्शंस टाइम टू टाइम चाहिए, वो बाजार ने 22-24 में नहीं लिया है। 24 में तो चलिए थोड़ा बहुत ले लिया था लास्ट वाले हाई में, वहाँ से परसेंटेज वाइज़ आई थिंक 16 1% का 15-16% का फॉल था, बट वो 25 से 30% वाला एवरेज अभी भी नहीं आया 24 में भी। तो 22 में भी नहीं हम्म। आया, 24 में भी नहीं आया इंडेक्स में। तो इसलिए डेफिनिटली चिंता का विषय बना रहेगा और रिस्क जो है वो हमेशा बढ़ जाता है। जब कोई चीज़ नहीं हुई है, तो उसका होने हम्म। की संभावनाएँ बढ़ जाती है। ये समझना बहुत लोगों के लिए ज़रूरी है। सिंपल सी चीज़ हम्म। है प्रोबेबिलिटी की, कि जो चीज़ होनी थी, नहीं हुई,
तो अब उसकी होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस साल आई थिंक रिस्क तो 22-24 से ज़्यादा बना हुआ है बनिस्बत जी, 24 से भी ज़्यादा रिस्क 26 में बना हुआ है। जी, तो सरवेन ये जो निफ्टी ने पिछले हफ्ते करेक्शन लिया और अब ये जी, 25,683 पे आके खड़ा हो गया है, जी। क्या ये चार्ट पे कुछ सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है या अभी इसमें और गिरावट आ सकती है? देखिए वीकली कैंडल मैंने इसीलिए मार्क किया है दोनों सर्कल से कि देखिए वीकली कैंडल का बिहेवियर ऑलमोस्ट सेम है 26,300 पे। और अगर अब आप उसको टाइमलाइन पे अगर आप क्लासिकल एनालिसिस में भी देखेंगे तो वीकली कैंडल्स पे भी आप देखेंगे कि 26,300 पे आपको दिखेगा 5 इधर और एक 6 कैंडल्स 6 हाईस 6 वीकली 6 वीक ट्राई किया। इस पर्टिकुलर लेग में 5 वीक ट्राई किया लेकिन ब्रेकआउट नहीं हुआ। तो ये कोई अच्छा संकेत थोड़ी ना हो सकता है। 5 बार आपने कोई चीज़ ट्राई की आपसे नहीं हुई और अब छठी बार में आप देखिए कि आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो देखिए एक छोटी-सी जो इस ट्रेंड की जो लाइन थी, रेड कलर की एक छोटी लाइन मैंने बनाई है जो तकरीबन जुलाई के लो से चली है। हम्म, वो ट्रेंड लाइन आप देखिए वो सपोर्ट लाइन टूट गई है। ये कोई अच्छा संकेत नहीं है मेरे हिसाब से। और जब तक अब आप 26,300 के ऊपर नहीं जाते हैं तो आप सेफली अज़्यूम कर सकते हैं कि भाई रिस्क रिवार्ड अब मीडियम टर्म भी अब जो है मीडियम टर्म क्या शॉर्ट टर्म भी अब मीडियम टर्म तो हमने हमेशा बोला कि रिस्क रिवार्ड 26,500 27,000 के ऊपर बचे नहीं है। बहुत ज़्यादा ऊपर में अपसाइड नहीं है। तो अब शॉर्ट टर्म में भी बाजार पलट गया है, मीडियम टर्म के रिस्क रिवार्ड तो खराब थे ही, अब शॉर्ट टर्म के भी रिस्क रिवार्ड खराब हो गए हैं और अब मैं सेफली बोल सकता हूँ कि बेयर्स के कंट्रोल में बाजार है अब, रहेगा। और अब वो नीचे की जो पर्पल लाइन है, जो तकरीबन आई थिंक 25,300 का जो ब्रेकआउट हुआ था उन एरियाज़ को भी अगर तोड़ता है तो फॉल्स जो 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 गिरावट है वो गहरा सकती है। तो आई थिंक एक सांकेतिक आपको एक सपोर्ट 25,300 25,200 के आसपास मिल सकता है बट मुझे लगता है पलड़ा बेयर्स के पाले में है और बहुत ज़्यादा 27,000 के ऊपर 26,527 के ऊपर लग नहीं रहा है और नीचे में आप देखिए कि जो डिसेंट सपोर्ट्स रहे हैं पिछले हम्म, 18 15-18 महीने के वो सारे 22,000 के आसपास है। 21,500, 21,700, 21,800, 22,300 वो सारे लेवल्स रहे हैं। तो आई थिंक आप ये सेफली अज़्यूम करके चलिए कि प्योरली ऑन अ रिस्क रिवार्ड मैट्रिक्स ऊपर में जगह कम है, नीचे में जगह ज़्यादा है। नीचे में 22,000 तक जगह है, ऊपर में 27 के ऊपर जगह नहीं है। तो रिस्क रिवार्ड क्लियरली तो 1:4 नेगेटिव है। परवीन ये बताओ कि जी, 25,300 से 26,300 की 1,000 पॉइंट की एक रेंज उसने ब्रेक करके आया था ऊपर वो। अब वो जी, 25,300 से 26,300 की जो रेंज है उसमें ये लोअर साइड की तरफ आता हुआ दिख रहा है। क्या आपको लगता है कि ये 1,000 जी। पॉइंट की रेंज भी टूट रही है क्या? जिस मोमेंटम ने साथ छोड़ा है, जिस तरह से वीकली एक ये बेरिश कैंडल बना है तो लास्ट टाइम तक हम ये थे कि भाई 50-50 या 55-45 हम बुल्स के फेवर में थे। जब मेटल इंडेक्स ने ब्रेकआउट किया, निफ्टी भी ब्रेकआउट करने चाह रहा था। बट एक ही वीक में गेम पूरा पलट चुका है। मुझे लगता है अब 60-40 या 65-35 इनफैक्ट 65-35 ये बाजार अब बेयर्स के कंट्रोल में है। तो बेयर्स का पलड़ा 65%, बुल्स अगर कुछ कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है 25,200 25,300 के आसपास एक कोशिश होगी। उस समय हम भी अलर्ट रहेंगे, देखेंगे। बट अगर वो टूट गया तो मुझे लगता है कि फिर तो 22,000 तक और कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे नहीं लगता कि रह जाएगा। वो 24,300 भी सांकेतिक ही रहेगा। जिस तरह से हुँ, मोमेंटम ये बाजार पकड़ रहा है, जिस तरह से हेवीवेट्स कुछ वीकनेस दिखा रहे हैं मुझे बहुत कॉन्फिडेंस अब नहीं रह गया है क्योंकि जो ब्रेकआउट हुआ था उसके भी टारगेट नहीं आए। 26,500 का हम इंतजार करते रहे और आप देखिए 12-13 हफ्ते हो गए, वो भी नहीं आए। 200 पॉइंट भी अगर नहीं आ पाया, बुल्स अगर हुँ, 26,300 से 200 पॉइंट का भी ब्रेकआउट और नहीं करा पाए, तो फिर आप क्या समझेंगे कि पलड़ा किसका भारी है? ये एकदम नो ब्रेनर है कि पलड़ा इस हुँ, समय बेयर का ही भारी है। और जो मैंने बोला, ओके, अगर बुल टायर्ड हो गए, टायर्ड हुँ, बुल इज़ अ 2x बेयर क्योंकि उसको अपना लॉन्ग खाली करना है और शायद वो फिर बेचने की भी सोचे। तो वो थोड़ा-सा जब थक जाता है ना, तो गिव अप कर देता है। तो उस समय सोचता नहीं है ज़्यादा और छोड़ देता है कोशिश। उस समय जो है डैमेज ज़्यादा हो सकता है ट्रेंड को। डैमेज ज़्यादा हो सकता है ट्रेंड को और ये 1,000 पॉइंट वाली रेंज हम लोग 1-1 हज़ार पॉइंट की रेंज में चल रहे थे, वो रेंज टूटती हुई दिख रही है और बुल्स थक रहे हैं, ये चिंता की बात है। जी, लेकिन जो जी। बिग पिक्चर देखें हम निफ्टी 500 की, ये भी 23,467 पे आ गया है। इसका चार्ट क्या कह रहा है? आपके पिछले सवाल का एकदम आंसर दे दे रहा है कि जो रेंज का ब्रेकआउट हुआ था, उस रेंज के अंदर आ गया। देखिए वो जो बॉक्स मैंने बनाया था, मुझे लगा इसने तो बिल्कुल ही नहीं ये तो बिल्कुल ही नहीं चला ब्रेकआउट के बाद। ये तो बिल्कुल थका ही हुआ लग रहा है और अब ये इस वीकली कैंडल में उस बॉक्स की रेंज के अंदर आ गया है। तो एक चीज़ तो क्लियर आ गई इसमें कि वो 22,300 वाला जो उसका बॉक्स का लोअर एंड है, जो कि निफ्टी में 24,300 पे है,
उसको तो ये रिविजिट करेगा ही करेगा। और ये तो अपना नया हाई भी नहीं मार पाया है, तो ये भी अपने आप में अब आपको यू हैव टू गो बैक टू द बेसिक्स। और बहुत सिंपल सिंपल चीजें बड़े लोग लिख के चले गए। चार्ल्स डाउ साहब ने एक सिंपल सा सेंटेंस दिया था कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म। किसी भी बड़ी इकोनॉमी में जो बड़े बड़े तीन चार इंडाइसेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट्स, इंडस्ट्रियल्स, आईटी, ये बैंकिंग, ये सब एक दूसरे के साथ चलने चाहिए। इनके हाईज लोज सब आसपास होने चाहिए। तो अब निफ्टी 500 तो 2024 वाले हाई के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। तो ये अपने आप में एक वीकनेस का संकेत है कि ब्रॉडर मार्केट में कमजोरी ज्यादा है, और कुछ चुनिंदा हैवीवेट्स की वजह से निफ्टी जहां पहुंचा वहां पहुंचा, डबल टॉप के जैसे, ट्रिपल टॉप के जैसे। तो ये अपने आप में आपको दर्शा रहा है कि ये बिल्कुल ही फेलियर हो गया है। ब्रेकआउट हम्म। का वीकनेस क्रीप इन हो चुकी है। और जब जब तक अब इस हफ्तों के हाई नहीं निकलते, जो गया हफ्ता गया, इनके जब तक हाईज अब नहीं निकलते, तेजी करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये क्लियर कट ये भी आपको दिखाई रहा है कि रेंज का ब्रेकआउट हम्म। हुआ ही नहीं। इट्स अ क्लियर कट फेलियर। इसको हम बोलते हैं फॉल्स ब्रेकआउट, बुल ट्रैप, बड़े-बड़े शब्द हैं इसके लिए, जिसको जो अच्छा लगता है हम्म। समझ ले। बट ये क्लियर कट फेलियर है बुल्स का ब्रेकआउट करवा पाने में। बुल्स थक रहे हैं। ये एकदम, ये वाला चार्ट तो बिल्कुल चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा है कि हम तो 24 के हाई के आस-पास भी नहीं पहुँचे। लास्ट वीक हमने देखा कि दो जो बिग बुल हैं, रिलायंस और एचडीएफसी, उन्होंने मार्केट को जबरदस्त ऊपर ले गए थे। मतलब जब मार्केट ऊपर जा रहा था न्यू हाई में, तो दो हीरोज थे, वो रिलायंस और एचडीएफसी। और रिलायंस जी। झंडा लेके आगे चल रहा था, पीछे पीछे बैंक वाले। लेकिन यही दो हीरोज ने फिर इतनी बुरी तरीके से नीचे खींचा कि 2 दिन में ही पूरा खेल बदल दिया। तो ये बात भी सही है, कई बार हम लोग कहते हैं कि इंडेक्स को ऊपर ले जाने में एक दो लोगों की मदद लगती है, लेकिन नीचे लाने में पूरा गांव इकट्ठा हो गया। तो ये जो 500 इंडेक्स है, ये गांव है पूरा। पूरा गांव साथ में चला ही नहीं, वही दो आगे चले गए थे, वो भी वापस आ गए हैं। तो ये एक बहुत ही ट्रू रियलिटी है, क्रूड रियलिटी है, जिसको आपको ये समझना चाहिए कि मार्केट में जो बिग पिक्चर है, यानी जिसमें मिड और स्मॉल कैप भी शामिल हो गए हैं, उसमें दम बिल्कुल नहीं दिख रही है। और इसीलिए निफ्टी 500 चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम तो भाई थक चुके हैं। तो इनके थकने के साथ अब थोड़ा फाइनेंशियल सर्विस बात कीजिए, तो ये जो निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज है, इसका जी। चार्ट क्या कह रहा है? जी, उसके पहले ये डिस्क्लेमर है कि देखिए स्टॉक स्पेसिफिक तो हम ज़्यादा बात नहीं करते, तो मैं उस पे टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। और हम्म। इस वाले सेगमेंट को थोड़ा पास करूँगा। और हाँ, निफ्टी फाइनेंशियल्स पे आ जाऊँगा। और थॉट यही रहेगा यहाँ पे, देखिए कि बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ सेटअप्स देखने मिलेंगे। इसको इसलिए लेके आया मैं इस बार कि ये ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है थोड़ा, और इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे थॉट यही है कि देखिए ब्रेकआउट हुए, अ बट यहाँ पे आपको क्लियर कट सेलिंग दिख रही है। यहाँ पे तो उतना भी ट्रैक्शन नहीं आया, जितना जितना कहीं मे बी चल गया आपका निफ्टी। तो यहाँ आप देखिए कि आपको क्लियर कट दिखेगा कि एकदम यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक वीकली बेरिश कैंडल बना हुआ है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई अब अगर आप इसको देखेंगे, तो मैंने ऑरेंज लाइन से ब्रॉड उसकी रेंजेस मार्क की हुई हैं। तो आप देखिए, हम्म। मेरे हिसाब से आपको क्लियर कट दिखेगा यहाँ पे कि बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन है नहीं। और अगर आप इसको एकदम तर्तरी नज़दीकी तौर से देखेंगे, तो फाइनेंशियल स्पेस ने भी जो है, आप ये देखिए कि वो जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है, उसका ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पे भी वो देखिए पर्पल ट्रेंड लाइन जो है, वो अब टूटने लगी है, और बेरिश कैंडल यहाँ पे भी बनने लगे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखिए क्लियर कट वीकनेस है। रेंज का जो ब्रेकआउट हुआ था, बिल्कुल ही नहीं चल पाया। निफ्टी 500 के जैसे ही एकदम ही नहीं चल पाया, और रेंज के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, एकदम माइनर सा अंदर आ भी गया है। हम्म। तो आई थिंक ये 27,500 के नीचे आना इसका मेरे हिसाब से वीकनेस का कारक है। ब्रॉड एक रेंज बनी थी, 25, तकरीबन 25, 200, 25,500 से लेके ऊपर में आपकी 27,500 तक की 2000 पॉइंट की रेंज थी ब्रॉडली। उस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, लेकिन पूरा का पूरा स्ट्रगल कर गया ये। 12-13 हफ्ते पूरा स्ट्रगल कर गया। अब 1 या 2 इंच शायद चल पाया, और फिर उसके हम्म। बाद बिल्कुल चल नहीं पाया और गिव अप कर दिया है। तो थकान का सिग्नल यहाँ पे भी दिख रहा है। और यहाँ पे भी सपोर्ट्स टूटते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक अगर फाइनेंशियल्स भी साथ नहीं देंगे, और यहाँ देखिए, आप देखिए एक बहुत माइनर सा डाइवर्जेंस भी है। मतलब इसका हाई 5 हफ्ते पहले लग गया था, इस हफ्ते में उस हाई के आसपास नहीं जा पाया। माइनर सा हम्म। है, लेकिन माइनर ही बारीकियों में ही सच छुपा रहता है। हल्का सा बारीक आप देखिए डाइवर्जेंस है, जो मैंने अभी बोला कि एवरेजेस मस्ट कंफर्म। तो निफ्टी के नए हाई में निफ्टी 500 ने कंफर्म नहीं किया,
और बड़े वाले में, और छोटा जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेंड था, जहां पे निफ्टी ने डबल टॉप या नया हाई रखा 50-100 पॉइंट से, वहां निफ्टी फाइनेंशियल्स 5 हफ्ते पहले वाला हाई के को छू नहीं पाया, उससे नीचे से ही पलट गया। तो ये अपने आप में एक वीकनेस का कारण है। और जी। अब ये सपोर्ट्स टूटे हैं, मुझे लगता है कि ये भी अपने एटलीस्ट बॉक्स के लोअर एंड पे, जैसे मैंने बोला, अ, अ, उसकी तरफ चल पड़ेगा, 25,000 के 25,500 की तरफ, 25,200 की तरफ। मुझे लगता है कि अब ये कहीं फिसलेगा। ओके, तो ये जो निफ्टी फाइनेंशियल की आप बात कर रहे थे, जिसमें अब ये अगला चार्ट है एक्स बैंक, इसका मतलब ये होता है कि इसमें से बैंक हटा के जो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स हैं उनका ये जी, इंडेक्स है। जी, सरवण जी, इसमें तो बहुत बड़ी एक रेड कैंडल बन गई है, जी, काफी मोटी सी। जी। क्या है इसका नजारा? इसका नज़ारा, अगर आप ये दोनों चार्ट्स को जब ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो थोड़ा पॉज़ करके और पीछे वाले चार्ट को देखें, उसको उसको थोड़ा-सा पचाएँ और फिर इस चार्ट पे आएँ, तो अपने आप समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि ये जो 2 सेटअप रहे बाज़ार के, एक 6 महीने की रेंज बनी निफ्टी हम्म। की, उससे आपको कोरिलेट करना है, जो बनी 24,300 से, 25,300, 25,500 वाली 1,000 पॉइंट की वो रेंज बनी, उसका ब्रेकआउट निफ्टी ने किया। हम्म। निफ्टी 500 ने भी उसका ब्रेकआउट किया। निफ्टी मोटा-मोटी चलिए, मतलब 200 पॉइंट से टारगेट रह गया, लेकिन निफ्टी तो चलिए थोड़ा बहुत चला। निफ्टी 500 बिल्कुल नहीं चला। और अब आप ये देखिए, उसी एंगल में जब आप इस चार्ट को देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि उस रेंज का ब्रेकआउट होके ये तो बिल्कुल ही नहीं चला। ये तो टारगेट के आस-पास भी नहीं पहुंचा। जस्ट लाइक निफ्टी 500, ठीक है? और जब आप इसको एक्स बैंक करते हैं और पिछले चार्ट से देखते हैं, तो आपको दिखेगा कि निफ्टी 500 ने तो अपना टारगेट किया था, पहला वो 6 महीने की रेंज के ब्रेकआउट का। बट ये तो उसके आस-पास भी नहीं पहुंचा उस टारगेट के। ह्यूज अंडर परफॉर्मेंस, ह्यूज। मतलब आधा रास्ता भी तय नहीं कर पाया पूरा, और वहीं से फिसल गया। तो ये बता रहा है कि बैंक्स को अगर निकाल दिया है, तो उसके बाद बाकी स्पेस जो उसमें स्टॉक्स हैं, वो तो चले ही नहीं। तो जो भी कुछ थोड़ा रहा है, वो बड़े बैंक्स की वजह से थोड़ा बहुत आपको फाइनेंशियल्स में ट्रैक्शन दिखा। बट यहाँ बिल्कुल भी अ, वो ट्रैक्शन नहीं दिखा, अंडर परफॉर्मेंस है। ये सारा कुछ संकेत कर रहा है कि अ, कहीं न कहीं साइडलाइंस में, पेरिफेरी में कहीं वीकनेस ज़्यादा है। निफ्टी 500 में वीकनेस ज़्यादा है, पेरिफेरी में वीकनेस ज़्यादा है, ब्रेथ खराब है। तो एडी लाइन खराब है, ब्रेथ खराब है बाजार की, ज़्यादा स्टॉक्स गिर रहे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि ड्रम अब रेड होता जा रहा है, और हम्म। रेड ड्रम मतलब 80 रेड बॉल्स और 20 ग्रीन बॉल्स, या व्हाटएवर, 90 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स। बट अब ड्रम का कलर रेड हो गया है। तो पेरिफेरी में वीकनेस ज़्यादा है, और ये कोई अच्छा संकेत नहीं होता है बाजार की मीडियम टू लॉन्ग टर्म हेल्थ के लिए। ऐसे मौकों में देखा गया है अमूमन कि करेक्शंस आ जाते हैं इंडेक्स में डिसेंट, क्योंकि ये सारा कुछ अपने साथ निफ्टी को भी खींच के नीचे लेके आएगा। हम्म। सो जी, इंटरेस्टिंग है ये। मैंने आज हम लोगों ने ये दो चार्ट इसलिए आपको दिखाया है, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्स बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज और निफ्टी। जी, तीनों में आप देखिए कि खास तौर पे बैंक वाले में और एक्स बैंक वाले में, कि इसमें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक ने कंट्रीब्यूट किया था इंडेक्स को ऊपर ले जाने में। एक समय था जब बैंक निफ्टी एक दिन में 1,000 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1200 पॉइंट चलता था, अब वो 200-400 चलता है। उसकी लिमिट भी बहुत है। तो जिसको कहते हैं ना कि एकांगी तेजी है, कि कुछ स्टॉक्स जो हैवी वेट है, जिनका इंडेक्स पे भारी वजन है, उनमें तेजी की वजह से इंडेक्स ऊपर गया। लेकिन नीचे, जैसे इसमें से बड़े बैंक हटा दिया, अब ये चार्ट देखो आप, ये तो बिल्कुल ही खराब दिख रहा है आपको। जी, अब एक अनरिलेटेड एग्जांपल देता हूं मैं, इकोनॉमी में भी ऐसा ही हो रहा है कि कुछ 1% लोग ज्यादा पैसे कमा रहे हैं, बाकी नहीं कमा रहे। तो इस ये जी, मान लेना कि हमारी पर कैपिटा बहुत बढ़िया है, ये एक साइड देखने वाली बात होती है। इसीलिए सबका ग्रो करना जरूरी है। हर आदमी अगर ग्रो नहीं करेगा और केवल 1% लोग पैसा बनाएंगे, तो फिर वो हेल्दी नहीं माना जाता। ये इन चार्ट्स ने प्रूव कर दिया कि खाली 2-3 स्टॉक चल रहे हैं तो इंडेक्स ऊपर पुल हो रहा है, बाकी ड्रैग कर रहे हैं। लास्ट वीक इसका क्लियर नजारा था, जब मैं अपनी इवनिंग रिपोर्ट करता था, उसमें वही साफ दिखता था कि एक अकेला इंडेक्स खींच रहा है, बाकी सब ड्रैग कर रहे हैं। पहले आईटीसी ड्रैग कर रहा था, फिर एचडीएफसी बैंक ड्रैग करने लगा, आईसीआईसीआई बैंक ऊपर ले जा रहा है। मतलब एक विचित्र सी मार्केट में तस्वीर बन रही थी। तो इसलिए आज हम लोगों ने इन चार्ट्स को आपको दिखाया। अगेन यहाँ पे कहते हैं किसी भी स्टॉक के बारे में कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं, मैं खुद तो ट्रेडिंग करता ही नहीं हूँ। तो इसलिए आप ये बिल्कुल दिमाग में रखिएगा कि कोई गिरा है तो वो खरीदने लायक है, या जो चल रहा है तो वो बेचने लायक है। दैट्स नॉट द केस। इस केस इज जस्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट चार्ट्स आर सेइंग। एक चार्ट और है सरवीन जी, जिसको कहते हैं जी, विक्स, वॉलेटिलिटी जी, इंडेक्स।
ये जी। 8.75 पे है। पहले तो बहुत मोटे तौर पे हमारे दर्शकों को बताइए, परिभाषा के तौर पे, ये विक्स का इंडेक्स क्या मतलब होता है इसका? देखिए, विक्स का इंडेक्स चाहे यहाँ का ले लीजिए, बाहर का, ये ग्लोबल बेंचमार्क है, जो आपको बताता है कि बाज़ार में वॉलेटिलिटी कैसी चल रही है, आईवीज़ क्या चल रहे हैं और हम्म, वॉलेटिलिटी कैसी चल रही है। ऑप्शन साइड में आपके डेटा में कैसी आपकी अंडरलाइंग में कैसी कैसी वॉलेटिलिटी चल रही है। तो आप ये देखिए कि जब बिल्कुल आईवीज़ कम हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा आईवीज़ कम हो जाती है, मतलब बाज़ार कोई एक और लोअर एंड पे देखिए, जितने भी आपको मैंने यहाँ डाले हुए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं नीचे के। मतलब ये जो लो रीडिंग्स बनती हैं विक्स की बहुत ज़्यादा, वो एक अच्छे ट्रेंड, हेल्दी अप ट्रेंड के बाद बनती हैं। तो हम्म, जब एक बड़ा अच्छा ट्रेंड खत्म हो रहा होता है और सब लोग एक डायरेक्शन में कंसेंसस में, देखिए ये आपको ये दिखा रहा है कि देयर वाज़ अ बुलिश कंसेंसस, मतलब लोगों को डर नहीं लग रहा है। 8 की हम्म, आईवी, 10 की आईवी का मतलब है लोगों को कोई डर नहीं है, ऑप्शन राइटर्स को कोई डर नहीं है। उन्हें लगता हम्म। नहीं है कि सस्ता ऑप्शन बेच उनको लगता है सस्ता ऑप्शन बेच के भी पैसा बनेगा। तो बहुत सगन जी, सस्ते-सस्ते ऑप्शंस चल रहे हैं। जो जो जी, ये हमने लिखा है 8.75 और 10.25, है ना, ये एक जी, बहुत छोटी सी रेंज है। मैंने जानबूझ के इसको 8.75 इसलिए लिखा कि जी, उसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि किस तरह से वॉलेटिलिटी बिहेव करने वाली है, ठीक है? एक जी, समय ऊपर आप देखिए, जो एवरेज लाइन दिख रही है वो काफ़ी ऊपर है उससे। लेकिन अब 8 जी। को टच करने का मतलब ये है कि मतलब मार्केट बहुत ही मतलब साइडवेज चला जाएगा क्या? इसका ये मतलब समझना चाहिए? मैं उसी पे आ रहा था। मेरा मतलब ये है कि विक्स वेरी लो विक्स फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ट्रेंड मैच्योरिटी का आपको सिग्नल देता है लॉन्ग टर्म। अप हुँ, ट्रेंड का, शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड में कभी विक्स ये नहीं रहता है। अभी मैं उसी पे आ रहा था। तो ये जो मार्किंग्स हैं मोटा-मोटी, ये 2015 का हाई, फिर 17-18 का हाई, फिर आप देखिए 2020 का जो हाई था कोविड वाला, वो भी 10 के आस-पास बना था। उसके हुँ, बाद फिर 8-10 की रीडिंग्स आई आपकी 22 में, तो 22 में भी बाज़ार थोड़ा गिरा, उतना नहीं गिरा। उसके बाद रीडिंग्स आपकी आई 24 में। 24 वाले हुँ, 24 के आप देखिए मिड पार्ट में, वही जहाँ हमने सितंबर के आस-पास जो हमने टॉप्स रखे हैं, वहाँ देखिए फिर वो 8, 9, 10 की रीडिंग आई। तो हुँ, लो विक्स तभी होता है व्हेन द मार्केट इज वेरी कन्विंस्ड कि रैली विल कंटिन्यू। हुँ, और हमेशा देखिए कंसेंसस से सरप्राइज कहाँ पे आता है? जहाँ कंसेंसस के उल्टा कुछ हो जाता है। तो यही है, ये वो शेर है, ये सो रहा था। मैं इसको वो हुँ, बोलता हूँ, इंडिया विक्स तो सो ही रहा है। आप देखिए ना, हुँ, वो एक आध बार स्पाइक आए थे वो 25 में, उसके बाद से आप देखिए 6 महीने से सो रहा है। 8 से 13 हुँ, की रेंज या 9 से 13 की रेंज, ये सो रहा है। ये सोता हुआ शेर है जो अब जागा है। तो मैं हुँ, ये हेडलाइन दे रहा हूँ इसकी कि विक्स जो है सोता हुआ शेर है, वो जाग गया है। और ये कैंडल जो बनी है इस वीक में, ये हुँ, लास्ट 10 साल की सबसे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है। हुँ, तो जैसे आप बाकी चार्ट्स देखते हैं, वैसे आप इसको भी देखेंगे। अब आपको देखिए मैंने रेंज रखी हुई है वही 8 से 35 पकड़ लीजिए, या 34 पकड़ लीजिए राउंड फिगर, या 10 से 34 पकड़ लीजिए, तो उसका हाफ हुँ, पॉइंट कितना होगा? ठीक है? हुँ, तो वो होगा तकरीबन आपका यहाँ से 21-22 के आसपास, 20-21 के आसपास। तो हुँ, आप ये समझ लीजिए कि विक्स जो है आपका उस तरफ 22 की तरफ चल चला है। ये हुँ, मुझे लग रहा है इस कैंडल को देख के कि शेयर जागा है। 22 का विक्स मतलब सारा का सारा, पूरा का पूरा ऑप्शन का जो चेन है, उसको हुँ, रिप्राइस करना पड़ेगा और थोड़ा-सा गिरावटें आएँगी, थोड़ा-सा पैनिक देखिए 8-9 की रीडिंग से ही वो 2020 का देखिए फॉल स्टार्ट हुआ था। फिर ऊपर में 82 तक गई थी वो रीडिंग, 80-82 तक गई थी। वो एक्सट्रीम हो जाता है, वो एक्सट्रीम है। इंडिया विक्स आप देखिए ब्रॉडली 35 से 10 की रेंज में रहा है, ये अज़्यूम करना सेफ रहेगा। तो हुँ, लोअर एंड का मतलब करेक्शन का खतरा, और 35 तक पहुँचता है तो मतलब बॉटम बनने की कगार पे है। तो ये आप मोटा-मोटा समझ सकते हैं। इसीलिए मैंने ब्लू लाइन ऊपर रखी है, रेड लाइन नीचे हुँ, रखी है। रेड हुँ, लाइन मतलब टॉप, खतरे, ब्लू लाइन मतलब अब आप रिस्क ले सकते हैं। तो अब हुँ, देखिए ये जर्नी हम कैसे करते हैं। मुझे तो लग रहा है कि एटलीस्ट 20-22 की जर्नी होगी, और अगर 20-22 निकल गया तो 34 का भी जर्नी हो सकती है। तो 35-34 की जब रीडिंग्स आएँगी उस समय आप बॉटम की तलाश करिए, और 8-10 की रीडिंग्स के पास आप टॉप की तलाश करिए। ये चार्ट बता रहा है, और जिस तरह से पलटा है, लग तो रहा है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म टॉप यहाँ पे लग चुका है। इस हफ्ते का टॉप जब तक नहीं निकलता, तेजी की हुँ। संभावनाएँ अब बिल्कुल ना के बराबर होती जाएँगी धीमे-धीमे। ये 8 का फिक्स काफ़ी समय बाद आया मेरे ख्याल में। आप देखिए एकदम इस लोग जो मानते नहीं है ना, वो खाली इसको देख लीजिए, हर ढाई 3-4 साल पे आपको दिख रहा है 15, 17, 20, 22, 24,
26 हर 2-3 साल पे एक टॉप लग जाता है बाजार में, यही ये बता रहा है। और वही मैं कह रहा हूँ, इवन ईयर हम्म, साइकिल्स हर 2 ढाई साल में एक टॉप बाजार में लग जाता है, जो कि ट्रेडेबल होता है, जो कि 25 से 30% का एवरेज होता है, उससे ज्यादा भी होता है। बट आप 25-30% एवरेज लेके चलेंगे लॉन्ग डेटेड। आज आज लास्ट 40 साल में 42 साल में आपको 20-21 इवन ईयर साइकिल्स मिले हैं, उसमें आप जाके हम्म। देखिए, आपको एटलीस्ट 14-15 साइकिल ऐसी मिलेंगी जो 30% या उससे ज्यादा गिरी हैं, 25-30% के आसपास गिरी हैं। तो बहुत रिपीटिंग साइकिल है कोई, मतलब इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, वैसी चीज है। भाई इस चार्ट को ना 2-4 बार आगे पीछे करके देख लीजिएगा, ये बहुत ट्रिकी चार्ट है। आपको दिख रहा होगा कि मैंने 875 क्यों लिखा, फिर सरवीन जी कह रहे हैं मैंने लाल लाइन जानबूझ के नीचे रखी है, नीली ऊपर रखी है। प्लीज जी, इसको पॉज करके आगे पीछे करके देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है और ये इसीलिए इस ये पे सोता हुआ एक शेर है जो जाग गया है, जिसको बोलते हैं राइडिंग द टाइगर। देखिए, राइडिंग द हाँ, टाइगर मतलब आप जब जब यू आर राइडिंग द टाइगर तो आप उतर नहीं सकते, क्योंकि हम्म, शेर आपको ही खा जाएगा। बट अब ये शेर हम्म, जाग गया है, ऐसा मेरा मानना है। इस कैंडल से ये लास्ट 10 साल की सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडल है विक्स में, वीकली में। हम्म, इसमें कोई दो हम्म, राय नहीं है। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडल फ्रॉम दिस लेवल, 8-10 के लेवल से उठती हुई काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स में से ये है। ये दर्शा हम्म, रही है कि विक्स बढ़ेगा, रिस्क बढ़ेगा। ये रिस्क का पैरामीटर है, रिस्क बढ़ता जाएगा बाजार में और थोड़ा-सा प्रेशर, थोड़ा-सा डर बाजार में लौटेगा। डर अब लौटेगा, अभी तक लोग डर नहीं रहे थे, डर लौटेगा, शेर हम्म। जागा है तो लोग डरेंगे। शेर जागा है तो लोग डरेंगे। और ये हमने आपको आज थोड़ा स्पेशल चार्ट हम लोगों ने बनाए थे कि बिग पिक्चर आपको क्लियरली समझ में आए, जैसा कि लास्ट वीक हम लोगों ने आपको बताया था। तो ये तो हो गई चार्ट की बात सरवेन जी। अब पिछले हफ्ते दर्शकों ने देखा होगा, बहुत सारी खबरें आई, वो ट्रम्प साहब की तरफ से धमकी उनकी आती रहती है। तो सरवेन की एक अच्छी बात यह है कि ये फंडामेंटल देखते ही नहीं है, इस इन सब नहीं, नहीं, बातों बिल्कुल नहीं। पे बिलीव ही नहीं करते। ये एक्चुअली आपकी खूबी है, मैं बता रहा हूं। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो चार्ट देखता है उसको खबरें नहीं पढ़ना चाहिए। उसको तब सबसे पहले तो उसको अपने घर में इकोनॉमिक टाइम्स बंद कर देना चाहिए। अगर आपने वो पढ़ा तो आपका चार्ट मलाइन होगा, क्योंकि आप बच नहीं सकते, आप आदमी है ना, इंसान है, तो इन्फ्लुएंस होगा। जी। इसलिए प्योर चार्ट रीडिंग अगर आप करते हैं तो आप खबरें मत पढ़िए। तो वो इस पूरी हफ्ते की ये जर्नी वही में वाली क्लियरली बात है दिखा। कि एकलव्य का अंगूठा माँगा था किसी ने, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य जी ने माँग लिया था। मैं हम्म, आईटी का फंडामेंटल एनालिस्ट था, एमबीए फाइनेंस करके मैं एकदम व्हाइट कॉलर, एकदम आप समझिए कि अ, आईटी एनालिस्ट उस जमाने में जब आईटी बबल चल रहा था 99 2000 वाला, उसके बाद भी आईटी फ्लेवर में था। मतलब हमने जब करियर चालू किया है हम्म, 3-4 में, तो आईटी फ्लेवर में था, तो हम उस समय हम 2-3-4 में आईटी आईटी का सेक्टर संभालते थे। बट हमारे हमारे बॉस थे क्वांट्स, जो बहुत देखते थे। उस ज़माने में जब क्वांट्स किसी को आता नहीं था, या लोग जब नंबर्स और एक्सेल शीट में समझते नहीं थे, उसको बहुत कम लोग समझते थे, तब वो चार्ट्स देख के कॉल दिया करते थे और हमसे बेहतर कॉल देते थे। हम कहते थे हम्म, हमारा ही, हमने बैलेंस शीट पढ़ी है और ये बोल रहे हैं कि हम कह रहे हैं चलेगा और ये कह रहे हैं नहीं चलेगा। तो ऐसा क्या है? और नहीं चल रहा है उसके बाद, किसी कारण से हम कह रहे हैं हमारी बैलेंस शीट की रीडिंग गड़बड़ा रही है, ये हमसे अच्छा इनका स्ट्राइक रेट आ रहा है। बात स्ट्राइक रेट की है। बात गलत सही की हम्म, नहीं है कि उनका स्ट्राइक रेट 80% है, हमारा स्ट्राइक रेट 70% है। इतना सब करने के बाद भी मेहनत। तो फिर हम बैठे उनके साथ और समझा, तो उन्होंने बोला देखो इकोनॉमिक टाइम्स बंद करना पड़ेगा। वो दिन है और आज का दिन है कि इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना और बैलेंस शीट पढ़ना बंद कर दिया है। उन्होंने लगा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, तो सब छोड़ के आना हम्म, पड़ेगा। तो फिर वो दिन था और आज का दिन है, इधर आ गए। क्योंकि मैं आपको फिर वही, क्यों? निफ्टी 1000 से 25-26,000 चला है, मतलब 25,000 पॉइंट चला है निफ्टी 25 साल में, ठीक है? 2000 से 2005 आप ले लीजिए, निफ्टी कुछ 980 था, तो 1000 का निफ्टी 26,000 हुआ है, नेट डिफरेंशियल 25,000 पॉइंट। मार्टिन पिंक साहब की बुक में भी ये डे 1 में ही लिखा है कि अगर आप स्विंग्स ऐड करेंगे निफ्टी की, खाली डेली स्विंग्स निफ्टी की ऐड करेंगे, तो मुझे लगता है सेफली निफ्टी ऊपर नीचे करके 25 साल में 70,000 पॉइंट से ज़्यादा चल चुका है। तो हम्म, अगर आप खाली लॉन्ग ओनली हैं, तो आपका यूनिवर्स क्या था? यही 25,000 पॉइंट। आप लॉन्ग ओनली करके बैठे थे। आप निफ्टी फंड है, तो आपने 25,000 पॉइंट कमाए। लेकिन टेक्निकल वाले के पास मौका था, कमाया नहीं कमाया वो बात की बात है। बट मौका 70-75,000 पॉइंट का था कमाने का, ना कि खाली 25। हम्म, तो आपका सेम टाइम में द पॉसिबिलिटी ऑफ मेकिंग मोर मनी 3x, हम्म, मूवमेंट 3x ज्यादा रहा है। अभी आप देखिए ना, सिल्वर 7 दिन में, पिछले 7 से 8 सेशन में एमसीएक्स सिल्वर 1.5 लाख पॉइंट बढ़ा है या घटा है? 10 चला है, 10 घटा है, 10 चला है, 10 घटा है। आप सारे स्विंग्स को ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा 1.5 लाख पॉइंट का मूवमेंट है। 2,50,000 उसका भाव है, उसमें तो 1.5 लाख पॉइंट का मूवमेंट उसने 7 दिन में कर लिया है। दैट इज द हम्म, अमाउंट ऑफ मार्केट लॉन्ग ओनली गाइस मिस।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सब आप कमा लेंगे, लेकिन इतना मार्केट में मूवमेंट है 7 दिन में, तो आप अगर उसको रीड करके कुछ कमाने की कोशिश नहीं करेंगे, तो आप हमेशा बिहाइंड द कर्व रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए मुझे फंडामेंटल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट। बट मैं कहता हूँ नहीं, टेक्निकल्स इज़ 3 टू 4 टाइम्स मोर इफेक्टिव देन प्योर लॉन्ग बाय एंड होल्ड। जी, यस, इग्नोर नहीं कर सकते उसको आप, कमा पाए ना कमाए नहीं वो कर अलग सकते। बात है, वो आपकी स्किल की बात है, सर लेकिन मैं इसके साथ बैठा हूँ, ऑफ रिकॉर्ड क्या बोलते हैं कि यार देखते तो हम भी चार्ट हैं, देख लेते हैं, फिर देखते हैं उसमें से क्या करना है। ठीक है? फ़िल्टरिंग कर लेते हैं स्टॉक की, फिर चार्ट भी देख लेते हैं कि क्या हो रहा है। तो देखते सब हैं, मानता कोई नहीं है। यस, मानता कोई नहीं है, और जो चीज़ सामने हो रही है उसको इग्नोर नहीं कर सकते आप, उसको आपको अकाउंट फॉर करना ही पड़ेगा। तो चलिए खैर, बहुत सारी खबरें बनी हुई हैं, उनका भी पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन चार्ट की जो रीडिंग है, नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, आगे क्या हो सकता है, ये हमने आपको आज समझाया। सरवीन जी बहुत-बहुत शुक्रिया। हो सकता है लोगों को इससे काफ़ी फ़ायदा जी, हो रहा हो, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी बात पर अड़े रहते हैं, सरवीन उनमें से एक है। इसीलिए सरवीन जी की कई बार ट्रोलिंग भी होती है। नहीं देखिए है ना, ये बहुत सही बात आपने की है, अड़े रहने की बात नहीं है। जो मैंने लास्ट सेशन में ही बोला कि यू हैव टू स्टिक योर नेक आउट, गलत सही तो आप यस, उसके बाद जाएँगे। आप अपना हाँ, कर्म ही नहीं करेंगे, तो फल तो क्या ही मिलेगा आपको। तो आप अपना काम करिए, आपको जो सही लग रहा है। अच्छा, ये सब करने के बाद भी 10-20% हम भी गलत चले जाएँगे, तो जाते ही हैं, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है। नहीं, अगर आप मैं कुछ बताऊँ भी कर रहे हैं, सरवीन जी, आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड जी, इसमें सिर्फ एक एक अंतर है कि जो जी, चार्टिस्ट होता है उसको कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता। जी, लेकिन जो फंडामेंटल एनालिस्ट है या फंड मैनेजर, उनका ऑब्लिगेशन है कि वो दुनिया भर का माल मैनेज कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, उनकी मजबूरी है, वो पॉजिटिव ही बोलेंगे। तो उनको तो भी पता है, उनको भी मेरे सच्चाई को इनसे कोई मालूम है, शिकायत नहीं है। लेकिन जी, वो बोलते हैं। लेकिन जिनका ऑब्लिगेशन नहीं है, हम तो भाई चार्ट देखते हैं, हम तो रोज इसको देखेंगे, तो वो बोल लेते हैं, बट जी, फंडामेंटल जान दिल में तो उनके है कि यार ग्रुप ऐसा नहीं बन रहा 1.5 साल से, पोर्टफोलियो रेड में है, जी, लेकिन अब मजबूरी है कि वो नेगेटिव बोल ही नहीं सकते, उनका धंधा ऐसा है कि उनको हमेशा पॉजिटिव बोलना ही बोलना है। तो हम लोग रोज सुनते हैं उनको कहीं ना कहीं बोलते रहते हैं कि नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, अर्निंग अगले साल आ जाएगी। और जब 10 क्वार्टर्स में देख रहा हूँ अर्निंग नहीं आ रही है, तो खैर एनीवे, दैट्स द मार्केट हाउ इट्स वे आउट। सर तो उम्मीद सरवीन जी उम्मीद बहुत पे बहुत देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं यही बोल सकता हूँ इसमें, उम्मीद पे दुनिया यस, कायम है और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए बट येस, थोड़ा बीच-बीच जी, में प्रैक्टिकल लॉजिकल होना भी ज़रूरी है और मैंने वही बोला कि डेटा की बारीकी में ही महारत है मतलब, वो एक्सपीरियंस से ही आ सकता है, बिल्कुल। वो आज के और गुरु लोग व्हाट्सएप और सबसे बड़ी फेसबुक बात के ये है टाइम में सरवीन जी कि मार्केट सुप्रीम है, उससे जी, ज्यादा किसी को नहीं मालूम है, कोई दावा नहीं कर सकता, जी, वो चाहे जो हो, मार्केट जी, जो करेगा। मैं मेरी थ्योरी ये है सरवीन जी कि मार्केट में आपको रिएक्शनिस्ट होना चाहिए, ना कि प्रोडिक्शनिस्ट। आप जी, प्रोडिक्शन की बजाय रिएक्ट, क्योंकि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है। मार्केट जी, ऊपर गया तो आपको क्या करना है, और मार्केट नीचे गया तो आपको क्या करना है, ये आपके कंट्रोल में है। लेकिन मार्केट कहां जाएगा, इसकी भविष्यवाणी करने में आपकी गलत होने की संभावना है। तो चार्ट या फंडामेंटल जो भी आप देखते हैं, उससे आपको क्या एक्शन लेना है, इसमें आपको मदद मिलती है। अब उसमें कौन सा टूल आपको सबसे अच्छा लगता है, उसको आप चूज करें। तो इसलिए जी, मार्केट इज गॉड, उसको हम लोग देखते हैं और उसी हिसाब से अपनी राय बनाते हैं। चलिए खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज का चार्ट का रीडिंग अच्छा, कुछ डिफरेंट था, और होपफुली लोगों को समझ में आएगा, लेकिन फिर भी मार्केट में नजर बनाए रखिएगा, क्योंकि इसमें मार्केट में कहीं से कभी भी कुछ भी हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर देखते हैं कि भाई इस नेक्स्ट वीक क्या क्या स्थिति बनती है, कौन ऊपर ले जाता है, कौन नीचे ले जाता है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए द